स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 3 ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट 1956 में। तो इसमें सेक्शन 3 की बात होगी, जो कि हमें क्या बताता है रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस की। सबसे पहले तो देखते हैं भी रिकॉग्निशन क्या होती है। रिकॉग्निशन का सिंपल सा मतलब होता है द एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग दैट समथिंग एग्जिस्ट। अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं भी ये चीज एक्चुअली में एक्सेप्ट एग्जिस्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक मैंने आपको एग्जांपल दिया है लाइफ की एग्जांपल, मतलब जो पाकिस्तान विल नेवर रिकॉग्नाइज इसराइल। तो ये इसका मतलब क्या है भी, आपने सुना होगा भी कई कंट्रीज किसी और देश को रिकॉग्नाइज नहीं करती। इसका मतलब ये है भी वो उस देश को देश ही नहीं मानती हैं, तो उनके जो सिटीजन हैं उस देश के साथ डील नहीं कर सकते, वहां पर जा नहीं सकते, उस देश के लोग वहां पर नहीं आ सकते। तो ये कुछ मतलब ऐसे लगा लो भी हम उस देश को देश ही नहीं मान रहे, एक्चुअली में एक तरह से बैन लगा रखा है। तो यही बातें हमारी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस की है। अभी अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज को किसी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब ये है भी कोई कंपनी उनके थ्रू आईपीओ भी नहीं लेके आ सकती, ठीक है, उनके ऊपर लिस्ट भी नहीं करवा सकती अपनी सिक्योरिटीज। तो रिकॉग्निशन का सिंपल सा मतलब ये है भी आप उस जो स्टॉक एक्सचेंज को उसको परमिशन दे रहे हो डीलिंग्स इन सिक्योरिटीज, डीलिंग्स करवाने की, ठीक है। तो ये सिंपल सा मतलब है रिकॉग्निशन का। और इसके रिगार्डिंग कुछ सेक्शन 3 में एप्लीकेशन की बातें की हैं भी, जो कोई भी स्टॉक एक्सचेंज अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना चाहता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उनको कैसी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन में क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। तो उसकी सिंपल सी बात की हुई है, हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे इसमें। ठीक है, बात करते हैं। सेक्शन 3 ऑफ lays down that any stock exchange desirous of being recognized, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज अगर रिकॉग्नाइज होना चाहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, तो यहाँ पर ये लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। एक्चुअल में आप अगर इसकी डेफिनेशन देखोगे हमारे इस चैप्टर में, एस सी आर ए 1956 के चैप्टर में, चैप्टर 1 नंबर 1 के डेफिनेशन देखोगे, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को बोलते हैं, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज वो एक स्टॉक एक्सचेंज होता है विच इज फॉर द टाइम बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। और आगे जो भी आप रिवीजन पढ़ोगे इस चैप्टर में, कई ऐसी लिखी हुई कि भी सेबी एक्ट जो अलाउ ही नहीं करता किसी कंपनी को अपना आईपीओ लेके आने के लिए विदाउट द परमिशन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर किसी कंपनी ने पब्लिक से पैसा उठाना है तो उनको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो समझ रहे हो आप बात भी, कहाँ पर कहीं पर भी आगे आपको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जो वर्ड यूज किया मिलेगा, तो उसका मतलब सिंपल से यही होगा भी, अगर उस रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, तो उसके अगर रिकॉग्निशन पानी है किसी स्टॉक एक्सचेंज को, तो उसके लिए उनको पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। उसकी बात कर रहे हैं आगे, मे मेक एन एप्लीकेशन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जो कि प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होगी। वो आपको फॉर्मेट इनका दिया नहीं हुआ तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। एवरी एप्लीकेशन शैल कंटेन सच पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कुछ ऐसे ऐसे पर्टिकुलर्स होंगे जो रूल्स में लिखे हुए हैं, वो भी आपके रूल्स इस चैप्टर में नहीं है, तो वो भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये क्या सिंपल याद करना है, एवरी एप्लीकेशन शैल कंटेन सच पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। भी गवर्नमेंट ने जो पर्टिकुलर्स प्रिस्क्राइब कर रखे हैं, आपको ये चीजें हमें बतानी है अपनी एप्लीकेशन में, उनको वो बतानी पड़ेंगी, बस सिंपल सी यही बात है। एंड शैल बी अकम्पनीड बाय अ कॉपी ऑफ द बायलॉज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। उनको एक स्टॉक एक्सचेंज के जो बायलॉज होंगे, बायलॉज क्या होते हैं भी, जो स्टॉक एक्सचेंज खुद फॉर्म करता है अपने स्टॉक एक्सचेंज की जो वर्किंग है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ एनएससी के जो बायलॉज हैं, ठीक है। एनएससी के बायलॉज में कुछ आपको सिंपल सी मैं चीज दिखाता हूँ। जैसे ट्रेडिंग सेगमेंट की बात लगा लो, इनका एक बायलॉज में एक क्लॉज दिया हुआ है, देयर मे बी मोर देन वन ट्रेडिंग सेगमेंट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द relevant authority from time to time. The exchange shall seek the approval of the SEBI before introducing any new trading segment. कोई भी अगर इन्होंने न्यू ट्रेडिंग सेगमेंट लेके आना है तो इनको पहले अपनी सेबी की परमिशन लेनी पड़ेगी, जो एनएससी के बायलॉज कहते हैं उनको। तो जैसे भी एनएससी कोई भी नया सेगमेंट लेके आएगी, फॉर एग्जांपल अभी इनके पास कौन से सेगमेंट है, एक तो इनके पास करेंसी का सेगमेंट हो गया, इक्विटी सेगमेंट हो गया, ठीक है। तो अगर इन्होंने कोई डेट सेगमेंट, कोई वैसे डेट सेगमेंट भी है इनके पास, अगर कोई नया सेगमेंट इन्होंने लेके आना है तो ये पहले सेबी से अप्रूवल मांगेंगे। ये बायलॉज होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के भी, हम इन चीजों को फॉलो करके ही कोई एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बायलॉज बनाने जरूरी होते हैं।
इनकी एक कॉपी इनको देनी पड़ेगी सीजी को, ठीक है, फॉर द रेगुलेशन द कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी इन्होंने बायलॉज बनाए हुए हैं जैसे मैंने आपको दिखाया, ठीक है। एंड ऑल्सो ए कॉपी ऑफ द रूल्स रिलेटिंग इन जनरल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, जो इनके रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के रिगार्डिंग। एक्चुअल में दो तरीके के इनके रूल्स होते हैं, इनकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आपको, मतलब एक तो जनरल रूल्स, एक पर्टिकुलर में आपको ये चीजें बतानी है। जनरल में क्या चीजें इनको बतानी पड़ेगी कि जैसे कोई फॉर एग्जांपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने ये लिखा है भी अगर कोई फॉर एग्जांपल पर्सन वेकेट कर देता है अपना ऑफिस, ठीक है, इनके कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इनके कोई बोर्ड मेंबर कोई वेकेट कर देता है ऑफिस, या उसकी रिटायरमेंट हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, नया ऑफिसर कैसे अपॉइंट किया जाएगा, वो सिंपल सी बातें जो इन जनरल, ठीक है, कुछ ये बातें इनको इनके रूल्स बताने पड़ेंगे इनको सीजी को। एंड इन पर्टिकुलर टू, ये तो आपको जनरल रूल्स भी ये होंगे, और पर्टिकुलर में आपको ये चीजें बतानी पड़ेंगी अपने जो इनके रूल्स हैं, इनकी कॉपी देनी पड़ेगी बेसिकली। इसमें क्या क्या होएगा, द गवर्निंग बॉडी ऑफ सच स्टॉक एक्सचेंज, इनकी गवर्निंग बॉडी का मतलब इनका बोर्ड जो होगा, ठीक है, उसकी कॉम्पोजिशन कैसी होगी, उनमें कौन कौन से बंदे होंगे, ठीक है, कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कितने होंगे, इंडिपेंडेंट कितने होंगे, ठीक है, ये आपको चीजें बतानी पड़ेंगी। इस कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ मैनेजमेंट, इनके पास कौन सी पावर्स होंगी, जैसे हमारे आर्टिकल्स में पावर्स लिखी होती हैं वैसे इनके पास कौन सी पावर होंगी, ठीक है। एंड द मैनर इन विच इट्स बिजनेस इज टू बी ट्रांजैक्टेड, किस मैनर में आप ट्रांजैक्शंस करोगे, आप कौन सा मैनर अपनाओगे, जैसे समझ रहे हो आप भी, आप डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में सिक्योरिटीज की डीलिंग्स करोगे किस मैनर में, ठीक है, किस मैनर में आप बिजनेस करोगे, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सेगमेंट हो गया, ये सारी चीजें होगी। नेक्स्ट, द पावर एंड द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस बियरर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, जो ऑफिस बियरर्स कौन होते हैं, सबसे पहली बात तो ऑफिस बियरर्स वो पर्संस होते हैं जो कि आपकी कंपनी को मैनेज करते हैं। तो इस केस में एक्चुअल में बोर्ड जो होता है ना, बोर्ड पूरा मैनेज नहीं करता, जो गवर्निंग बॉडी हमने देखी, बोर्ड एक्चुअली में इसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं, पर मेन इनके जो चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं, उनको ऑफिस बेयरर्स बोला जाता है, जो फाइनल मतलब डिसीजंस देते हैं, ठीक है, डे टू डे अफेयर्स में डिसीजन लिए जाते हैं जिनके द्वारा, तो वो ऑफिस बेयरर्स होते हैं। तो उनकी पावर्स और ड्यूटीज क्या होंगी, ठीक है, ये इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गई हमारे पास द एडमिशन इनटू द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ वेरियस क्लासेस ऑफ मेंबर्स। एक्चुअली में अभी मेंबर्स यहाँ पर किस चीज को रेफर किया गया है इनके द्वारा, मेंबर्स इनके द्वारा ये रेफर किया गया है जो हमारे इनके ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं। ट्रेडिंग मेंबर्स कौन से हो गए इनके पास, जो ब्रोकर्स होते हैं, क्योंकि एक्चुअली में हम इनके मेंबर नहीं है, हम तो ब्रोकर के थ्रू डीलिंग करते हैं। इनके मेंबर कौन होते हैं, जो इनके मेंबर ब्रोकर्स होते हैं, जैसे जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ये इनके मेंबर्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इनमें क्या लिखा हुआ है भी, इस चीज के रूल्स बताने पड़ेंगे भी, आपने अगर किसी भी मेंबर्स की एडमिशन करनी है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में आप कोई नया मेंबर लेके आओगे अगर, ठीक है, तो उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, जैसे इसकी फॉर एग्जांपल उसकी पेड कैपिटल इतनी होनी चाहिए, उसके पास और क्या हो सकता है भी, उसकी रेवेन्यू इतना, मतलब वो सम, आप उसकी पेड अप कैपिटल लगा लो, उसके जो बोर्ड होना चाहिए, उसका मेंबर बोर्ड होना चाहिए, उसमें ये पर्सन होने चाहिए, ये ऐसी चीजें बताने की इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, वो हमारे इसमें सिलेबस में नहीं है। आप एक्चुअली में आपने बस यही याद रखना है भी, जो रूल्स मतलब उनको रूल्स भेजे जाएंगे सीजी में, उसमें इन्होंने ये बताना है भी उनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में फॉर द मेंबरशिप एंड द एक्सक्लूजन सस्पेंशन, जैसे उनको उनको सस्पेंड करना पड़ेगा, अगर अगर सस्पेंड करने की क्या कंडीशंस होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्रोकर इनका वो मेंबर इनका इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाता है, तो उस केस में उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग रूल्स आके द प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप, अगर उस मेंबर्स की जो रजिस्ट्रेशन होगी उसका प्रोसीजर क्या होएगा, and the nomination and the appointment of the authorized representative and the clerks, इनके रिप्रेजेंटेटिव कौन से होते हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव वो पर्सन्स होते हैं जैसे कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी, पब्लिक में उनको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है,
अभी ये देखो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज में। अगर फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज ने ये डिसीजन लिया है भी हम ब्रोकरेज बढ़ाएंगे, तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बोलेगा भी स्टॉक ब्रोकरेज बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अभी पब्लिक को इससे पब्लिक इंटरेस्ट में ये चीजें नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे भी, अगर इन्होंने कोई नया रूल लेके आना है या फिर इन्होंने कोई नया सेगमेंट लेके आना है, तो वो गवर्नमेंट और से भी रिप्रेजेंटेटिव उनको बताएंगे भी हाँ जी आपको ये करना चाहिए। तो ये इनकी इनकी कैसी अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेक्शन 3 हमारा इतना ही था। फिर आगे हम सेक्शन 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 4 बताएगा भी गवर्नमेंट इनको कब अप्रूवल दे सकता है, किस अगर कौन कौन सी चीज़ें इनकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, फिर गवर्नमेंट इनको अप्रूवल देगी। तो वो सेक्शन 4 में हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।